आज हम आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्र भारत के अमृतकाल की अशेष शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। आज जिस स्वतंत्र भारत में हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो आजादी बड़ी मुश्किल, संघर्षों, त्याग और तपस्या और बलिदानों के बाद हमें मिली। भारत मां के वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाया। 1857 के क्रांतिवीरों ने आजादी की जो लौ जलाई थी, उसका स्वर्णिम प्रभात हमें 15 अगस्त 1947 को देखने को मिला। आजादी के 90 वर्षों के संघर्ष पर आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश, संग्राम और आजादी। ये कहानी है गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता की आजादी की। मुगल आक्रमणकारियों और अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ते संघर्षशील भारत की 16वीं शताब्दी के भारतवर्ष के गौरवशाली शिखर पर पहुंचने की समृद्ध और संपन्न भारत की। इतना संपन्न जिसकी अतुल्य संपत्ति की चर्चा दूर दूर के देशों में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व में भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगा। वक्त का गुजरना बदस्तूर जारी रहा और कभी मुगल आक्रमणकारी आए तो कभी याचक बनकर अंग्रेज शासक बन बैठे और हम अपने ही घर में गुलाम बन गए। आइए अतीत के उन्हीं पन्नों को एक बार फिर से याद करते हैं, जिससे आजादी की कीमत हमारी स्मृतियों में बनी रहे। एक समय था जब पूरी दुनिया के लोग भारत आने के लिए उत्सुक रहा करते थे। पहले मध्य यूरोप से लोग भारत आए और भारत में ही बस गए, और फिर मुगलों ने तो भारत में ही स्थायी रूप से अपना घर बना लिया। उसके बाद मंगोलियाई शासक चंगेज खान ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और लूटपाट की। अलेक्जेंडर महान भी भारत पर विजय करने आया था, किंतु पोरस के साथ महासंग्राम में पराजित होकर वापस चला गया। ज्ञान की तलाश में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी भारत आया और नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय में भ्रमण किया, जो आज विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। और अंत में ब्रिटिश आए, जिन्होंने लगभग 200 सालों तक राज किया। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद फिरंगियों ने भारत पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिया और उनका साम्राज्य लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यहां स्थापित हो गया, जो 1848 में गवर्नर जनरल भी बना। अंग्रेजों ने पंजाब, पेशावर और भारत के उत्तर पश्चिम के पठान जनजातियों को संयुक्त किया। 1856 तक ब्रिटिश अधिकार और अपनी सत्ता को मजबूती से स्थापित किया और स्थानीय शासकों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों और सामान्य नागरिकों के अधिकारों को दबा दिया। लोग बेरोजगार हो गए, विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और इस विद्रोह ने बगावत के रूप में 1857 के विद्रोह का आकार ले लिया, जिसने अंग्रेजों के रोंगटे खड़े कर दिए। 11 मई 1857 चैन से सोई हुई दिल्ली की नींद अभी खुली भी नहीं थी कि यमुना पार कर मेरठ से आया सैनिकों का दस्ता शहर में दाखिल हो गया।
मेरठ में इन सैनिकों ने अपने अंग्रेज अफसर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उसे मौत के घाट भी उतार दिया था। बागी हुए सैनिकों की इस हलचल ने दिल्ली को झकझोर दिया और दिल्ली वासी भी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हो लिए। और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास अपनी फरियाद लेकर लाल किले जा पहुंचे। ये वो वक्त था जब बादशाह अपने जीवन के अंतिम पल गुजार रहे थे। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही इन बागी सिपाहियों को एक सेनापति चाहिए था, बेशक नाम के लिए ही सही। शहंशाह हिंदुस्तान ने देशवासियों की आवाज को और बुलंद किया और फिर दिल्ली पर कब्जे की कार्रवाई शुरू हुई। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमंड मेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज मारे गए। सरकारी दफ्तरों पर या तो बागी सैनिकों का कब्जा हो गया या उन्हें तबाह कर आग के हवाले कर दिया। निश्चित रूप से जवानों और जनता का क्रोध देखकर ही बहादुर शाह जफर ने खुद को सम्राट घोषित किया और संग्राम और आजादी के इस महासंग्राम में अपने बेटों को भेज दिया। ये तो एक शुरुआत भर थी। इसके बाद तो देश के हर छोटे बड़े हिस्सों में गुलामी से आजाद होने का विद्रोह फूट पड़ा। 1857 का विद्रोह भले ही सैन्य विद्रोह रहा हो, लेकिन एक बड़ी आग अवध ने भी अपने सीने में दबा रखी थी। इस विद्रोह में जहां नवाबों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, वहीं किसानों ने भी वर्दियां पहन ली। यह वक्त ऐसा था जब अवध का हर घर इस संग्राम में शामिल हो गया। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को कंपनी कमांडर के हुक्म से तख्त छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों से जंग का माहौल बन गया। अंग्रेजों के सामने मौत मंडराने लगी। ऐसे में वाजिद अली शाह की बेगम ने अपने 14 साल के बेटे को तख्त ताज सौंपा और खुद राजमाता बनी और जंग में कूद पड़ी। बेगम ने एक पर्दा नशीन खातून होते हुए भी अपना नकाब उतार के हाथी पर सवार होके जंग में अपनी फौजों को इकट्ठा करना शुरू किया। आवाम भी खुद उनसे अकीदत रखती थी। हिंदू हों या फिर मुसलमान, उनके राज्य में बहुत खुश थे। तभी तो बेगम के द्वारा बगावत का ऐलान सुनकर लखनऊ के लोगों को भी कुछ कर गुजरने का मौका मिल गया। और लखनऊ से कुछ ही दूरी पर कानपुर में आखिरी मराठा पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहब पेशवा ने कमान संभाल ली। अंग्रेजों की एक गुस्ताखी ने उन्हें पुणे के किले से बाहर निकाल दिया और उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना। तभी से नाना साहब कानपुर के बिठूर में रह रहे थे। उधर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने सिपाहियों की कमान संभाली। लॉर्ड डलहौजी ने उनके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और राज्य रियासत को भी हड़प लिया। अपने स्वाभिमान और अपनी झांसी की रक्षा के लिए मार्च 1858 में एक भीषण संग्राम हुआ और अंग्रेजों के लिए लक्ष्मीबाई पर काबू पाना वाकई मुश्किल साबित हुआ। आग तो पूरे देश में लगी हुई थी। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने भी अपनी 70 साल की उम्र में बगावत का बिगुल फूंका। बिना किसी योजना और रणनीति के भी बाबू कुंवर सिंह आखिरी सांस तक अपनी सैनिकों के साथ लड़ते रहे। यकीनन सैनिकों में फिरंगियों के खिलाफ गुस्सा काफी पहले से जड़ जमा चुका था, जिसका नतीजा था कि कई घटनाएं पहले ही हो चुकी थी। जैसे कि सबसे पहले 1824 में बैरकपुर की 47वीं बटालियन ने बर्मा जाने से मना कर दिया।
जिन सिपाहियों ने मना किया उन्हें बागी घोषित कर फांसी पर लटका दिया गया। फिर बुरहानपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री इनफील्ड राइफल के इस्तेमाल से भंग कर दी गई। मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी और फांसी चढ़ गए। उधर 7वीं अवध रेजिमेंट ने भी अपने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और उसे भी भंग कर दिया गया। दरअसल जब अंग्रेजों की सेना में भारतीय सैनिकों को ये लगने लगा कि एक साजिश के तहत ये फिरंगी उनका ईमान और मजहब बदलवाना चाहते थे, लिहाजा वो वैसा ही काम करने को कहते थे जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। 2 वक्त की रोटी, कपड़े और जरूरत का सामान, वो भी मात्र 7 रुपए में। जी हां, इन 7 रुपयों में एक फौजी की जिंदगी कैसी होगी आप सोच सकते हैं। ऐसे में किसानों की जिंदगी और भी बद से बदतर हो गई थी। किसानों से खूब लगाम वसूला जाने लगा। अंग्रेजों की तानाशाही इतनी बढ़ गई कि घास तक पर लगाम लगा दिया गया। ऐसे में संग्राम तो होना ही था। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोनी का ताज पहन इठलाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लड़ते हुए हर सांस तक, जब तक जान में जान बाकी थी। लेकिन क्या करें, लड़ाई सिर्फ हौसलों से तो नहीं लड़ी जाती। बहादुर शाह जफर, जो एक लंबी और घमासान जंग के बाद हुमायूं के मकबरे में पनाह लिए हुए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और बाद में रंगून जेल भेज दिया गया। दिल्ली का इकलौता दिया भी बुझ चुका था। कितना बदनसीब था जफर, 2 गज जमीन भी ना मिली दफन के लिए। 1857 की क्रांति ने देश में ऐसा बिगुल बजाया कि सैनिकों के साथ साथ देश का हर तबका, हर वर्ग के लोग शामिल हुए। साधु, संत और फकीरों ने भी आजादी के इस महासंग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बाल गंगाधर तिलक गणपति महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने आजादी के दीवानों में एक ऐसी अलख जगाने का काम किया जिससे जंजीरों में जकड़ी भारत मां की गुलामी की बेड़ियां कट सकें। हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। आजादी के इस महासंग्राम में कहीं न कहीं राजनीतिक कदम अहम हो गया था। हर तरफ आंदोलन हो रहे थे, जिसमें पहला आंदोलन बंगाल के बंटवारे को लेकर हुआ। फिरंगियों को लेकर देश में अस्थिरता की लहर चल पड़ी। लोगों के बीच पहले से ही असंतोष था। इसे और बढ़ाते हुए 1919 में रोलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया, जिसके विरोध में बड़े बड़े प्रदर्शन और धरने दिए जाने लगे। इस विरोध प्रदर्शन का परिणाम इतना घृणित होगा, ऐसी कल्पना किसी ने न की थी। दरअसल अंग्रेजों ने वादा किया था कि वे युद्ध खत्म होने के बाद भारतीयों को कुछ विशेष सुविधाएं देंगे, लेकिन 1919 में उन्होंने रोलेट एक्ट का तोहफा दिया। इसके तहत किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ना अपील, ना कोई दलील और ना ही वकील। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रही सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। करीब 1000 लोग मारे गए। फिरंगियों के इस निर्दयी अत्याचार के बाद देश में आग लग गई। अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी गई। सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गईं, जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में भीड़ ने 5 फरवरी 1922 को पुलिस चौकी में आग लगा दी। सिपाही और थानेदार समेत 21 लोगों की मौत हो गई। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की विद्रोही गतिविधियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा।
स्वागत काले झंडों और हड़ताल से हुआ। पूरा देश साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से गूंज उठा। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जुलूस निकला, जिसे रोकने पर आमादा पुलिस अफसर सैंडर्स ने लालाजी के सिर पर लाठियां चलाईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और 1 महीने के अंदर ही उनका देहांत हो गया। लेकिन मरने से पहले लालाजी ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। लालाजी की मौत से भावनाओं का तूफान पैदा हो गया। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। बेचैनी बढ़ रही थी। इस बीच दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और 31 दिसंबर की मध्यरात्रि को रावी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। ये एक निर्णायक मोड़ था। 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये वो दौर था जिसने स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नई इबारत लिख दी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अंग्रेजों का एक से बढ़कर एक अत्याचार और उससे भी कहीं बड़ा हमारा आंदोलन। अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 1942 के आते आते आंदोलनों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और एक दिन वो स्वर्णिम सुबह आ ही गई जब देश ने आजाद हवा में सांस ली। नई रोशनी और नए रंग आंखों में झिलमिलाने लगे। अब अंग्रेजों को लगा कि भारत को सत्ता सौंपना ही बेहतर होगा, लेकिन अब भी कहीं कुछ कमी है। कई सौदे मसौदे हुए और आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन को भारत आना पड़ा। तमाम समझौते और हस्ताक्षर होने लगे। एक तरफ तो देश में उत्साह का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ आजादी की होने वाली भोर की कश्मकश नेताओं में भी थी। अखंड भारत के आजादी के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई। यही वो तारीख थी जब देश का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत पृथक राष्ट्र घोषित किए गए। लाखों की संख्या में जो लोग कभी एक मुल्क के नाम पर एक दूसरे की खुशियों में शरीक हुआ करते थे, वो अब मजहब के नाम पर अलग हो रहे थे। अंग्रेज जाते जाते भी फूट डालो राज करो का बीज बोकर जा रहे थे। 14 अगस्त भारतीय इतिहास का वो मुश्किल दिन था जिसने भारत का भूगोल, समाज और संस्कृति सबका बंटवारा कर दिया था। दो आजाद मुल्क जरूर बन रहे थे, लेकिन जिन परिवारों ने विभाजन का दर्द सहा, उनसे क्रूरता की ऐसी विभीषिका भुलाए नहीं भूल रही थी। दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीर खींचते ही रातों रात लाखों लोग अपने ही देश में बेगाने हो गए। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद छोड़कर चले जाना पड़ा। लाखों लोग मकान, दुकान और संपत्ति से रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। आजादी के वक्त भारत की आबादी करीब 35 से 40 करोड़ की थी। भारत को आजादी तो मिली, लेकिन बंटवारे की कीमत पर। दरअसल आजादी मिलने से काफी पहले से ही मुसलमान अपने लिए एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे, जिनकी अगुवाई मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन जिन्ना की जिद ने अंग्रेजों को यहाँ से जाते जाते एक लकीर खींच देने का मौका दे गई।
ऐसी लकीर जो आज भी उथल पुथल मचाती रहती है। सिर्फ इस एक लकीर की वजह से दुनिया ने सबसे बड़ा विस्थापन देखा। करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। बंटवारे के वक्त हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए। जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, वो ही एक दूसरे को मारने पर आमादा हो गए। बहरहाल 15 अगस्त 1947 की सुबह एक बार फिर लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा खुले आसमान में सिर उठाकर लहराने लगा। कहते हैं जब जज्बा आजादी जुनून की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। आजादी तो एक नेमत है, तभी तो हमारे देश के महानायकों ने आजादी की खातिर हर तरह की कुर्बानियां दी और हमें आजादी मिली। एक आजाद हिंदुस्तान का सपना पूरा हुआ। लेकिन आज क्या है आजादी के मायने? जिस भारत मां को कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान से हमारे वीर सपूतों ने गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलवाई थी और 15 अगस्त 1947 को गुलामी की चादर ओढ़ी हमारी भारत मां ने स्वतंत्रता की सांस ली थी। उन वीर सपूत मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, विनायक राव सावरकर, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय जैसे धरती के अनगिनत लाल को, जिन्होंने अपनी भारत मां को आजाद करवाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए, क्या उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं? जिस भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी, क्या आज वैसा भारत नजर आता है? हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरतों में रोशनी सबसे बड़ी जरूरत है। रोशनी की जरूरत समझने के लिए चाहे हम अंधकार को भी आवश्यक बताते रहें, लेकिन जिंदगी अंधेरे की सुरंग के पार देखना चाहती है। अंधेरे के पार जाना जिंदगी का तो स्वभाव है, वो स्वार्थ नहीं है। इस स्वभाव के कारण अपने सघन अंधेरों के बीच मनुष्यों ने दुनिया की रोशनी, खुशहाली, समृद्धि के लिए प्रार्थना की और रास्ते तलाश किए। दरअसल भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटना तो उन विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण थे जिनका लक्ष्य देश को लूटना और मनोबल गिराना था। दुर्भाग्य से वे कामयाब भी हुए। पराधीनता के इस काल में सब तरह के अंधेरे सघन होते गए। उपनिवेशवादियों ने अपार धन अपने अपने देशों में भेजा। गांव के उद्योग चौपट हो गए। कृषि के उत्पाद 7 समुंदर पार जाने लगे। अथाह दरिद्रता, दुख, दीनता, निरक्षरता और अपराध ने मनुष्य होने की सारी गरिमा खंडित कर दी। समय बदला, परिस्थितियां बदली और हम भारतीय अपने पुरुषार्थ से निरंतर आगे बढ़ते गए। भारत आजादी के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आजादी के समृद्ध काल में भारत ने कृषि से लेकर खेल, अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा तक के क्षेत्रों में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की। विश्व पटल पर भारत कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। एक बार फिर से विश्व गुरु की भूमिका में भारत नजर आ रहा है। वहीं मजहब के नाम पर बटा मुल्क पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि अहंकार, अज्ञान, भाषावाद, जातिवाद, मजहबी उन्माद से ऊपर उठकर ही गरीबी, कुपोषण को शिक्षा से छुटकारा मिल सकता है और राष्ट्र सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है, जिस दिशा में भारत निरंतर अग्रसर है। आगे बढ़ रहा है। किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र की मुक्ति यात्रा द्वंद्व रहित नहीं होती। अच्छे, सभ्य, समतावादी समाज को कई अवरोधों से लड़ना पड़ता है।
अकल्पित यातनाएं भी आती हैं, लेकिन अंधकार की हार होती है। रोशनी के सहस्रों दिए जलते हैं, जिसकी शुरुआत निश्चित तौर पर हो चुकी थी। आज अमृत काल में प्रवेश कर चुका भारत आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर बात करता है। आज का भारत अपने हक और हित के लिए दुश्मन के घर में उसे घुस कर मारता है। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की अशेष शुभकामनाएं। वतन हमारा रहे, सादगाम और आजाद हमारा क्या, हम रहें ना रहें। जय हिंद, जय भारत। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो। हम न किसी के चाहते तनिक अहित अपकार, प्रेमी सकल जहान का भारत वर्ष उदार। सत्य न्याय के हेतु फहर फहर ओ केतु, हम बिरचेंगे देश देश के बीच मिलन का सेतु। पवित्र सौम्य शांति की शिखा, नमो नमो। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो।